और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, कोई बड़ा समारोह में भाषण करने की जरूरत नहीं है। एक कामकाजी बैठक है और पूरे दिन एक निश्चित एजेंडे पर बात करने का प्रयास किया गया है। काफी सीनियर और मंजे हुए कार्यकर्ता है, कई बार चुनाव लड़ाया है, पार्टी के विविध पदों पर जिम्मेदारी ली है। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का ये आज यहाँ पर वर्ग चल रहा है, इसलिए कोई बड़ा समारोह करने का विचार नहीं है, परंतु एक विचार कणिका, एक चिंतन कणिका मैं इस मौके पर कार्यकर्ताओं के सामने जरूर रखना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसकी दिशा तो परिपत्रों से मालूम पड़ती है, सूचनाओं से मालूम पड़ती है, बैठक में अधिकारी आकर विषय लेते हैं उससे भी मालूम पड़ती है, मगर काम क्यों कर रहे हैं इसके लिए अगर मन में स्पष्टता नहीं है तो निश्चित रूप से काम की गति बाधक होती है और काम भी लक्ष्य तक हम पहुंचा नहीं पाते हैं। बहुत समय के बाद एक नया प्रयोग क्षेत्रीय बैठकों का भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। देश के 7 हिस्से बनाकर 7 हिस्सों में जिला अध्यक्ष और उसके ऊपर की पूरी संगठनात्मक व्यवस्था को मिलना और बातचीत करने का एक प्रयास है। इसके पहले भी मेरा हर प्रदेश में दौरा समाप्त हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान का दौरा 1 साल में मेरा समाप्त हो चुका है। कई जगह तो 4-4, 5-5 बार मैं गया हूं, मगर एक क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से भी देश के हर जिला अध्यक्ष से मेरी बातचीत हो जाएगी मित्रों, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये प्रक्रिया को अगर हम जारी रखते हैं तो संगठन की मजबूती में हमें फायदा होगा। मेरे देश में जितना भी दौरा हुआ, हजारों कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, व्यक्तिगत बात भी होती है, कार्यालय में भी कार्यकर्ता आकर मिलते हैं। तो बात में कहीं ना कहीं एक फरियाद काफी लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के नेगेटिव भाव दिखाई पड़ते हैं। उदासीनता होती है, निराशा होती है, कहीं कहीं ईर्ष्या भी होती है, और मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे अन्याय हो गया, मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। जिसको जिले का महामंत्री बनाया वो कहता था मेरा अधिकार तो प्रदेश के मंत्री बनने लायक था, अब जिले का बना दिया। जिसको जिला अध्यक्ष बनाते हैं उसको लगता है मैं जो विधानसभा की टिकट मिलनी चाहिए, कि जो विधायक बन गए वो मंत्री नहीं बने, जो मंत्री बने वो राज्य कक्षा के हैं तो उसको कैबिनेट बनना है, कैबिनेट बना है तो पोर्टफोलियो का फरियाद है, कहीं कहीं तो चैम्बर का और बंगले का भी फरियाद है कि मैं सीनियर हूं साहब, ये बंगला मुझे मिलना चाहिए था, इसको मिल गया, हमें तो अभी तक नहीं मिला था। ये भी फरियाद है। बैठिए, देखिए ये भी फरियाद है। बाबूलाल जी, जब संसद बनाया तो बंगले पर अधिकार आता है ना, पहले संसद बनाने का धन्यवाद करिए, तब जाकर बंगला की बात आएगी। मित्रों, ये अनेक प्रकार के ऐसे नेगेटिव भाव, एक प्रकार का अवसाद का कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से बातचीत में झलकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी बात नहीं होती, उत्साह नहीं होता, मगर मैं इस बात पर आज बात करना चाहता हूं, इसलिए एक विशेष बात को उठाकर आपके सामने बात रखता हूं।
कार्यकर्ता एक फरियाद करता है तो 25 अच्छे काम भी करता है। मगर आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अगर हम कार्यकर्ता है नाते मन में कहीं पर भी नेगेटिव भाव आता है तो हमें उससे बचना चाहिए, और अगर उससे बचना है तो मित्रों हमें ये समझ लेना चाहिए कि देश की जनता ने बहुत भरोसा कर आशा के साथ एक श्रद्धा से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया है, और इतने कठिन समय में पूरे देश का नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारी भूमिका को, हमारी जिम्मेदारी को हमें मन से समझना चाहिए। इतनी संभावनाएं पड़ी है देश के सामने, उस संभावनाओं को 100% सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मन साफ होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी का उसको भान होना चाहिए। तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी इस देश का नेतृत्व कर सकती है, और तभी जाकर भारत दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बैठा सकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे मन में से सारे भाव निकल जाए और हमारी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, और ये एहसास अगर करना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मित्रों। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा एक राजनीतिक संगठन के तौर पर 1950 में शुरू हुई। भारतीय जनसंघ बना और वहीं से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। और भारतीय जनसंघ जो बना वो कई पार्टियों के स्थापना के कई अलग अलग प्रकार के कारण होंगे, मगर भारतीय जनसंघ एकमात्र विश्व में ऐसी पार्टी है जिसकी स्थापना का एक अनूठा कारण होगा। शायद ही विश्व में कोई पार्टी ऐसे कारण के कारण स्थापना हुई होगी। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त कांग्रेस की लोकप्रियता मध्याह्न पर थी। आजादी के आंदोलन का पूरा यश कांग्रेस के खाते में जमा हो गया था। जवाहरलाल जी की भी लोकप्रियता बहुत ऊपर थी। वो प्रधानमंत्री थे, सर्वदलीय प्रधानमंडल का वो नेतृत्व करते थे, और उस वक्त धीरे धीरे कर जवाहरलाल जी के नेतृत्व में इस देश की नीतियों की बनने की शुरुआत हुई। 1950 आते आते ये स्पष्ट हो गया कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो नीतियां बन रही है वो नीतियां कहीं ना कहीं आगे जाकर देश को गलत रास्ते पे ले जाएगी। कुछ ऐसे युवा थे, कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे संगठन थे जिनको लगा कि नीतियों की नींव गलत डाली जा रही है। अगर एक चौराहे से गाड़ी को दाहिनी ओर मुड़ना है, सिर्फ बाईं ओर मुड़ जाए और 50 किलोमीटर आगे चल जाए तो मानिए लक्ष्य से हम कितना भटक जाते हैं। और वो चौराहे पर गाड़ी को सटीक रास्ते पे ले जाना है तो वो नीतियों के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ता, कुछ अधिकारी और समान विचारधारा वाले कुछ युवाओं ने मिलकर तय किया कि इस देश में एक ऐसा राजनीतिक दल बनाए जो राजनीतिक दल कांग्रेस का विकल्प बनने के विचार से आगे बढ़े। और जब वो राजनीतिक दल बनाया उस वक्त जनसंघ बनाते वक्त किसी को कल्पना नहीं थी कभी एक भी सांसद हमारा चुनकर लोकसभा में जा सकता है क्या। सरकार बनने का तो सवाल ही नहीं था। मगर वो दल इसलिए बनाया था कि जो नीतियां गलत बन रही है वो नीतियों को एक विकल्प दिया जाए। जो नीतियां बन रही थी, देश की अर्थनीति बनी, शिक्षा नीति बनी, विदेश नीति बनी, कृषि नीति बनी, व्यापार नीति बनी, कहीं पर भी इस देश की परंपराओं के आधार पर विचार नहीं हुआ था। पाश्चात्य स्तर से प्रभावित होकर जो कांग्रेस का पूरा नेतृत्व था उन्होंने देश की नीतियां बनाने की शुरुआत की। वो नीतियों में देश की मिट्टी की सुगंध कहीं पर नहीं थी।
हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं की कहीं पर झलक नहीं दिखाई पड़ती थी। इसलिए भारतीय जनसंघ के कुछ युवाओं ने मिलकर भारतीय जनसंघ बनाकर हर नीति के सामने एक अलग विचार रखना, इतने मात्र आशय से पार्टी की स्थापना की और वहीं से भारतीय जनसंघ की एक नई शुरुआत, एक नई विचार की बात मित्रों शुरू हुई। और जब जनसंघ की स्थापना कर दी गई, उस वक्त एक चार्टर बना था। वो चार्टर में से सिर्फ 3 बिंदुओं पर मैं आज बात करना चाहता हूं। जनसंघ की स्थापना के जो कारण थे उसमें से 3 मुद्दे थे। एक तो हमारी संस्कृति के आधार पर हमारी देश की परंपराओं के आधार पर का पुनर्निर्माण करना। मित्रों, कोई अगर मुझे कहे कि आजादी के वक्त कांग्रेस और भारतीय जनसंघ में क्या फर्क होगा, तो देशभक्ति के बारे में कोई बहुत ज्यादा ऊंच नीच नहीं होगी। भ्रष्टाचार का तो उस वक्त सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। फर्क एक ही था कि कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती थी कि हमारा जो पुराना है, लाखों वर्ष से यहां पर हमारे मनुष्यों ने जो अर्जित किया है वो बेकार हो गया है। उसी के कारण पराधीनता आई थी। उसको तोड़ दो, उसको फोड़ दो और देश को नए सिरे से बनाओ। और भारतीय जनसंघ मानता था पराधीनता आने का कारण अलग था। हमारा जो था उसने ही विश्व में देश को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाया था। वो श्रेष्ठ है, उसी के आधार पर देश को बनाया जाए। तो कांग्रेस देश का नवनिर्माण करना चाहती थी। भारतीय जनसंघ के लोग संस्कृति के आधार पर देश का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, ये 2 शब्दों के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनसंघ की नींव अपने आप स्पष्ट हो जाती है। भारतीय जनसंघ अपने मूल विचार के आधार पर इस देश का पुनर्निर्माण हो, उसका वैचारिक अधिष्ठान, उसकी नीतियों का मूल, उसका आधार इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति, इसके आधार पर हो, वो मानता था। और कांग्रेस मानती थी कि पश्चिम का मॉडल ठीक है, उसको स्वीकार कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक आशय ये था। दूसरा आशय था नीतियों के अमलीकरण के लिए परंपरागत पद्धतियों को अस्वीकार करना। और तीसरा आशय था कल्याण राज्य की स्थापना करना। दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर विकास की लाइन में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति को विकास की लाइन में पहले खड़े हुए व्यक्ति के समान बना देना और इस देश में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समान विकास का अधिकार मिल जाए, इस प्रकार की शासन व्यवस्था करना, जिसको राम राज्य भी कह सकते हैं, जिसको कल्याण राज्य भी कह सकते हैं, जिसको वेलफेयर स्टेट भी कह सकते हैं। ये 3 बिंदुओं के आधार पर भारतीय जनसंघ की मित्रों स्थापना हुई और 1950 से लेकर 2014 तक की हमारी यात्रा इस विचारधारा को प्रसारित करते हुए काम का आधार बढ़ाते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़े। और कई लोगों ने काम किया। तब 2014 में ऐसा दिन आया कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे विचार की स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सरकार बनने का सौभाग्य हमें मिला। मगर 1950 से 2015 तक की यात्रा, और आज हम 13 राज्य सरकारें लेकर बैठे हैं, 13 राज्य सरकारें लेकर बैठे हैं और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है हमारी, वो वैसे ही नहीं हो गई। कई लोगों ने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के लिए खर्च कर दिया है मित्र, इस पार्टी को समर्पित कर दिया है। दधीची की तरह अपनी हड्डियों को गलाने का काम कई सारे कार्यकर्ताओं ने किया है और कभी यश की भी अपेक्षा नहीं करी, कभी पद की भी अपेक्षा नहीं करी, तब जाकर ये दिन आया है। और कई ऐसे नाम हैं मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, दोनों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, भाई महावीर त्यागी, नानाजी देशमुख, जगन्नाथराव जोशी, कैलाशपति मिश्र, कितने कार्यकर्ताओं ने जीवन का क्षण क्षण
और शरीर का कण कण देश को समर्पित कर दिया, इस विचारधारा को, इस पार्टी को समर्पित कर दिया, तब 10 लोगों से बनी हुई पार्टी आज 11 करोड़ सदस्यों की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर लोगों के सामने। हमें निरंतर इस बात का बोझ रहना चाहिए हमारे दिल पर, इस बात का भान रहना चाहिए कि कई लोगों ने पूरा जीवन खत्म कर दिया, तब जाकर हम ये वैभवी स्थिति में पहुंचे हैं। उस जमाने में तो मित्रों प्रवास भी ऐसे नहीं होते थे, सुविधाएं भी ऐसी नहीं थी, ऐसे वातानुकूलित कमरे में बैठकर बैठक करने का सवाल ही नहीं था। बैठक होती थी तो कार्यकर्ताओं के घर से टिफिन आते थे, और प्रवास भी 3 टायर रेलवे में करने का कई लोगों ने सालों तक प्रवास किया, तब जाकर यहाँ बैठे हैं। उनके पुण्य के आधार पर मित्रों ये पार्टी यहाँ तक पहुंची है, और हमारा दायित्व है कि इस पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत आगे तक इसी सिद्धांतों को संभाल कर, इसी सिद्धांतों को बचाकर इसी के रास्ते पर आगे ले जाए। जिन लोगों ने इतने सालों तक ये काम किया है उनका हम पर अधिकार है, हमारे काम पर अधिकार है, हमारी इच्छाओं पर अधिकार है, हमारी कल्पनाओं पर अधिकार है, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर अधिकार है। उनका अधिकार है कि हमसे कहे कि इस पार्टी के लिए हम काम करो, खुद के लिए काम न करो। मित्रों, मैं ज्यादा उदाहरण देना नहीं चाहता, 2 मेरे जीवन में व्यक्तिगत मैंने देखे हुए उदाहरण हैं। हमारे यहाँ श्रीमान सुंदर सिंह जी भंडारी गवर्नर बनकर आए थे, और भंडारी जी गवर्नर बने तब मैं पार्टी का महासचिव भी रहा और बाद में पार्टी का मंत्री भी बना। सरकार में भंडारी जी से बैठना होता था। एक बार मैंने भंडारी जी को पूछा था कि ये पैर ऐसे क्यों हो गए हैं। भंडारी जी की अंतिम अवस्था जिसने देखी होगी उसको मालूम होगा उनके पैरों की स्थिति क्या थी। तो ठीक है, छोड़ो भाई, चलो। बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने बताया, जब राजस्थान में जनसंघ का काम करते थे तब गाँव में कहीं खाने की व्यवस्था नहीं होती थी। संघ कार्यालय जब आते थे तब रोटियां बनाकर कपड़ों की तरह सुखाते थे। सूखी हुई रोटियों को कपड़े में लपेटकर बगल थैले में डालकर साइकिल पे प्रवास करके संघ का काम करते थे। कहीं खाना नहीं मिला तो वो सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खाते थे। साइकिल चलाते चलाते वो वृद्ध आदमी की पिंडिया टेढ़ी हो गई थी मित्रों, तब जाकर ये पार्टी आज यहाँ पर पहुंच पाई है। इस बात का स्मरण हम सबको रहना चाहिए। पूरा जीवन किस तरह के महान लोगों ने इस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, तब जाकर यहां पहुंचे हैं। एक बार मध्य प्रदेश में चुनाव था, मैं पार्टी का उपाध्यक्ष, मुझे भी गुजरात की बॉर्डर की सीटों पर लगाया गया था। सब झाबुआ जिले में थे हम लोग। अचानक समाचार आया कि कार्यालय पर कुशाभाऊ ठाकरे आने वाले हैं। वहां पर पहुंचे और सब लोग राह देखते थे। थोड़ी देर सवेर कुशाभाऊ जी आए तो कुशाभाऊ जी को बिल्कुल उठाकर गाड़ी में से निकालना पड़ा। सारी अवस्था ऐसी थी। कुर्सी में बिठाया, कुर्सी उठाकर मंच पर रखी और कुशाभाऊ बहुत थोड़ा बोल सके। उन्होंने कहा, पूरा जीवन मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए मैंने लगाया है। हमारी सरकार चली गई है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता आपसी मतभेद को भूल जाए और मध्य प्रदेश में एक सरकार बनाए। और मित्रों, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी और कुछ ही दिन बाद कुशाभाऊ का देहांत भी हो गया। मरते मरते जिस आदमी के मन में जहां मैंने काम किया है वहां मेरे विचार की सरकार बने, मेरी पार्टी की सरकार बने, ये ललक और धगस लेकर अगर आदमी मरणासन अवस्था में भी पार्टी का विचार करता है और इसमें से अगर हम प्रेरणा नहीं ले सकते हैं तो मैं मानता हूं हमें कार्यकर्ता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों। इसलिए इस पार्टी के लिए जब हम काम करते हैं तो महज एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम न करें। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव हारने के लिए, सरकारें बनाने के लिए
किसी को विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम न करे। हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, जो काम मैं कर रहा हूं भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए कर रहा हूं। इतने पवित्र भाव से अगर हम भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हैं तो ही परिणाम आएंगे, वरना परिणाम नहीं आएंगे, हम रास्ता भटक जाएंगे। ये भाव लेकर इस वैचारिक अधिष्ठान पर कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए। निकाल दीजिए मित्रों बीच में से सब बातों को। ऐसा मत सोचिए कि मांगने से ही मिल जाता है, काम करने से भी मिल जाता है। किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार मांगना बंद कर दो, जो चीज चाहिए आपके पैर में आकर पड़ जाएगी, और अगर मांगते रहोगे तो मांगते ही रह जाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है। मांगना जिस दिन बंद कर दोगे अपने आप वो मिल जाएगा, मांगते रहोगे तो मांगते ही रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगा। इस पार्टी को इस तरह के लोगों ने मित्रों बनाया है। पूरा जीवन पार्टी के लिए देने वाले शहीदों का सम्मान हम बहुत करते हैं, मगर मेरा आप लोगों के आग्रह है कि पार्टी के लिए पूरा जीवन जीने वाले हमारे नेताओं में से प्रेरणा लेकर बाकी का जीवन हम इस तरह से काम करें। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो सरकार एक मजबूत भारत की नींव डालने जा रही है। एक ऐसा भारत जिसकी कल्पना हमारे पुरखों ने की थी, एक ऐसा भारत जो सालों पहले भारत को विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित हमारे पुरखों ने किया था। ऐसे भारत की नींव डालने का काम नरेंद्र भाई कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि पार्टी के लिए हम मजबूत दीवार बनकर उनके पीछे खड़े हो जाए। कोई भी चुनौती आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न किंतु न परंतु न मगर न अगर, एक मुश्त होकर चुनौती के सामने लड़ने का हौसला एक बार बना ले, एक इच्छा मन में बना ले, तभी जाकर हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। और मित्रों, आप समझ कर चलिएगा कि इतना सारा तपश्चर्या, इतना सारा तप, इतना सारा त्याग, इतना सारा समर्पण कोई 5 साल की सरकार लाने के लिए नहीं करा है। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है किस प्लेटफॉर्म पर से, इस आधार पर से काम को इस तरह से खड़ा करे कि आने वाले 25 तारीख तक समूचे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक की पूरी शासन व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में रहे। हम सबकी जिम्मेदारी है देश को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम से युक्त करने का। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी में भरोसा करे, इस तरह का काम बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। मित्रों, बहुत अच्छे समय पर, भाग्यवान लोग हैं हम, बहुत अच्छे समय पर हमें यहां पर काम करने का मौका मिला है। मित्रों, पार्टी को नए सिरे से बनाने का प्रयास हम करें, सिद्धांतों को न छोड़े, पार्टी का विस्तार करें, पार्टी का विकास करें। और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, जब तक उत्तर प्रदेश में पार्टी मजबूत नहीं होती, बार बार चुनकर नहीं आती, देश में स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर सकती। और मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का कौवत, इतने सारे कार्यकर्ता मित्रों मेरे जीवन में मैंने कोई प्रदेश में नहीं देखे। जरूरत है सब लोग एक समान सोचे, सब लोग एक दिशा में काम करें। अगर इतना कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक मिसाल देने लायक संगठन बन सकता है। इतनी क्षमता उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अंदर पड़ी है मित्रों, मगर हम सब ने साथ में बैठना पड़ेगा, साथ में सोचना पड़ेगा और साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये सिद्धि हमें प्राप्त होगी। आने वाले दिनों में मित्रों सभी निराशाओं को, सभी हतोत्साहों को दिल में से निकाल दीजिए। पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव हम जीत ले एक बार तो 2017 का चुनाव जीतना बड़ा सरल है। कल पटना के अंदर एक चुनाव हुए, उसमें थोड़ी हल्की सी विजय मिली, कार्यकर्ता के चेहरे बाग बाग हो गए हैं। पूरा बिहार का कार्यकर्ता चार्ज हो गया है। एक बार उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता जो बिहार की बॉर्डर से सटा हुआ है, वो बिहार जाकर अपना दायित्व निभा कर आए। बिहार में सरकार बनने के साथ ही बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश
तीनों भारतीय जनता पार्टी की झोली में अपने आप पड़ने वाले हैं। मेरी बात याद रखिएगा मित्रों, एक बार बिहार में अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हमारे विजय रथ को कोई नहीं रोक सकता। मीडिया ने हमारे सामने, मीडिया के कुछ ग्रुप और हमारे विरोधी बिल्कुल षड्यंत्र कर कर छोटी छोटी चीजों का बात का बतंगड़ बनाकर हमारे सामने रख रहे हैं। कार्यकर्ता वो पचड़े में न पड़े, नेतृत्व पर श्रद्धा रखिएगा मित्रों। अगर किसी ने गलत किया है तो निश्चित दंड मिलेगा, मगर मीडिया के कहने पर किसी 25-50 साल काम करने वाले कार्यकर्ता को दंडित करना, मैं मानता हूं ये पार्टी के लिए अच्छा भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए मीडिया में जो चीजें आती है उससे हमारा कार्यकर्ता कभी ये न करे या कभी ये न सोचे कि क्या हो गया, अब क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, हमारे विजय रथ को कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, मेरा आप सबको अनुरोध है कि सब लोगों के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है, मेरे मन में भी होती है। मैं अपने आप को अलग कर कर बात नहीं कर सकता। मैं कोई कुशाभाऊ ठाकरे या सुंदर सिंह भंडारी नहीं हूं। मुझे भी, मेरे मन में भी इच्छा होती है, मगर मेरा आप सबको अनुरोध है कि आज रात को एक बंद कमरे में अंधेरा कर कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से पहले आप क्या थे वो सोच लीजिएगा। एक बार सोच लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से पहले आप क्या थे, और अब विचार करिएगा कि आज क्या हो। और इसमें से भारतीय जनता पार्टी निकाल दे तो क्या बच जाते हो वो भी सोच लेना। हम सब के जीवन में पार्टी ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। पार्टी ने जो दिया है उसको भूल जाना और नहीं दिया है इसके आधार पर मन को छोटा कर कर पार्टी की संभावनाओं को खत्म करना, ये अच्छे कार्यकर्ता की निशानी नहीं है। और मैं किसी पर फैसला करने की बात नहीं करता हूं। आपके आत्मा को ही न्यायाधीश बना दीजिएगा, आपके आत्मा को ही न्यायमूर्ति बना दीजिएगा कि जब आप पब्लिक लाइफ में आए, सार्वजनिक जीवन में आए, भारतीय जनता पार्टी संघ या विद्यार्थी परिषद से जुड़े, उसके पहले आप क्या थे और आज क्या हो। तब थे और आज है, उसमें से अगर कुछ सुधरा है तो उसका एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी और अपना विचार, उसके अलावे कुछ नहीं है मित्रों। इस बात का भान हमें सदैव होना चाहिए। अगर इतना ही हो जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काम करने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे निकल रही है मित्रों। एक निर्णायक मोड़ पर देश को दिशा देने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का है। लोकप्रिय नेतृत्व आज हमारे पास है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है। कई ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता है जो आज भी कुशाभाऊ और सुंदर सिंह की तरह काम कर रहे हैं। इतना सारा होने के बावजूद भी अगर हमारे मन में निराशा उत्पन्न होती है तो कहीं हमारे सोचने में खोट है। सोच को बदलना पड़ेगा मित्रों। सोच को बदलकर सिंह जैसा हौसला रखकर मैदान में कूद जाइए। मैं बताता हूं, हाथ में कमल का निशान और मुंह पे भारत माता का जयकारा लेकर निकलिए। शत्रुओं के दिल दहल जाएंगे, विजय भारत माता के चरणों में आकर गिरेगी। कोई नहीं रोक सकता साहब, कोई नहीं रोक सकता। मगर सारे किंतु परंतु अगर मगर को एक बार थैले में डाल दीजिए और विजय की कल्पना कर कर मैदान में कूद जाइए। विजय निश्चित भारतीय जनता पार्टी की है। और मित्रों, आने वाले 50 सालों तक इस देश को दिशा देने का काम ये सभागार में बैठे हुए लोगों ने करना है। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी, विधायक और सांसद होना छोटी बात नहीं है, गौरव का विषय है। मगर वो गौरव को हम अनुभूति करें, कुछ मांगकर बेचारे न हो जाए। बस गौरव की अनुभूति करें कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, सांसद हूं, मंत्री हूं, प्रदेश का पदाधिकारी हूं, जिला का अध्यक्ष हूं। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। इस बात को हम समझे और आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है वो कार्य योजना को हम लागू करें। पार्टी ने 14 नए इनिशिएटिव लिए हैं और काम को 17 विभागों में बांटा है। उसको मैंने भी बात रखी है, रामलाल जी ने भी रखी होगी, सब लोगों तक ठीक से पहुंचाई है।
मगर इसको ओन करने की शुरुआत अपने अपने प्रदेश में जाकर आप करिए। और मुझे श्रद्धा है मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही फिर से एक बार इतने सालों की गुलामी के बाद आजाद हुए देश को 68 साल के बाद फिर से एक बार विश्व गुरु बनने की दिशा में प्रशस्त कर पाएंगे, ये मुझे श्रद्धा है। आज यहाँ से बाहर निकलकर हम भारतीय जनता पार्टी का एक ऊर्जावान कार्यकर्ता, एक समाज का सबल नेतृत्व बनकर जाए और समाज का नेतृत्व करे, यही आप लोगों से अपेक्षा है। भारत माता की जय।